हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स का एक बिल्कुल नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ एक टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ लेके बैठिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस और सीरीज़ इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या ये दोनों एक चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं? तो पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सीक्वेंस होता क्या है? कलेक्शन। सीक्वेंस मतलब क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा कलेक्शन जो कि लिखा गया हो ऐसी तरीके से जिसमें हम लोगों ने दे रखा हो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर एंड सो ऑन। देखिए, डेफिनेशन से आपको अगर समझ नहीं आया है तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल दे दिया है 1 2 3 अप टू 100 तक। जैसे कि आपको ये एक सीक्वेंस गिवन है, ये 100 तक जा रहा है, तो ये क्या है? सीक्वेंस, जिसमें आपको फर्स्ट मेंबर गिवन है, सेकंड गिवन है, हो सकता है थर्ड भी गिवन हो, और हो सकता है आपको लास्ट जो एलिमेंट है या मेंबर है वो भी गिवन हो, या ये भी हो सकता है आपका एन मतलब इन्फिनिटी तक आपका जो मेंबर है लास्ट वाला वो जाए, ये भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब देखिए हम लोग आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ आती है, नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। जितने नंबर एक सीक्वेंस के अंदर आए हैं उनको हम लोग टर्म बुलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है और अप टू 100 तक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कोई आपसे पूछता है तो ये 100 हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है इसका फर्स्ट टर्म बताइए तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1। अगर आपसे कोई पूछता है इसका थर्ड टर्म बताइए तो ये क्या है? 3। लास्ट टर्म बताइए तो वो क्या है? 100। तो जितने नंबर दे रखे हैं तो वो क्या हो गए? टर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? एक अलग तरीके का सीक्वेंस, जो कि सबसे पहला सीक्वेंस था, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? an इज इक्वल्स टू an-2 प्लस an-1। अब इसमें जो आपका n है वो क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, ये एनसीईआरटी में आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बेस्ड है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सीक्वेंस था इसके अंदर क्या किया गया था? a1 और a2। a1 क्या है? फर्स्ट टर्म, और a2 क्या है? सेकंड टर्म। a1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहला वाला, a2 क्या है? सेकंड टर्म, उसके बाद वाला। इन दोनों की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी? 1 के इक्वल थी। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इस सीक्वेंस में ये बात कही गई है कि a1 और a2 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और आगे आपको क्या दे दिया है कि आपको अगर a3 की जैसे वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या करेंगे? a3 की अगर आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिंपल एक काम करना है कि a3 जो होगा n की जगह आप लोग क्या करेंगे? a3 रख देंगे, और यहाँ पूरे फॉर्मूले में आप लोग a3 n की जगह रख देंगे, बस 3 आप लोग n की जगह रख देंगे इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, तो आपको a3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल सी बात है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी गिवन है, पहली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर। अब देखिए हम लोग आगे मूव करते हैं। अब देखिए, सीक्वेंस तो हमने समझ लिया, उसके बाद आता है सीरीज़। मतलब क्या होता है? सीक्वेंस हो गया, हमने लाइन से 1 2 3 4 या कोई ऐसा अजीब सा सीक्वेंस लिख दिया, अजीब नहीं, कोई आसान सा सीक्वेंस लिख दिया, कोई अलग तरीके का सीक्वेंस लिख दिया। अब जैसे आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल में सीक्वेंस गिवन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या गिवन है? आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 1, ऐसे करके आपको ये सीक्वेंस गिवन है। तो ये क्या है? एक अलग तरीके का सीक्वेंस है जिसमें हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आगे अप टू n तक टर्म्स रख देते हैं। वो क्या होता है? सीक्वेंस होता है। अब सीरीज़ मतलब क्या है? सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि a1 a2 a3 अप टू an, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। तो सीरीज़ क्या है? सीरीज़ मतलब होता है कि हम ये सारे जो टर्म्स हमने लिखे हैं इनका एडिशन कर दें। इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? सीरीज़ बन जाती है। ये सिंपल सी बात है। सीक्वेंस मतलब होता है हमने 1 2 3 या फिर जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है उसको हमने ऑर्डर से लिख दिया। लेकिन सीरीज़ मतलब क्या होता है? हमने उस ऑर्डर जो लिखा हुआ है उस ऑर्डर को हम लोग एडिशन करके लिख दें, वो क्या होता है? सीरीज़ होता है, ठीक है। तो अब इसमें आगे आपको क्या दे रखा है? सीरीज़ को हम लोग एक और सिंबल से डिनोट कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा नोटेशन, जो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। आप लोगों ने ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। वैसे देखिए, आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये चैप्टर वैसे AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा 10th में।
तो वो वाला चैप्टर आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता है। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बस वही सिंपल सी बातें जो कि रिकॉल करी गई हैं। अब देखिए सिग्मा नोटेशन है, तो इसको हम लोग जब खोल के लिखते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं इसको खोलकर कि यहाँ पे हमने सिग्मा का साइन लगा दिया, यहाँ एन, यहाँ पे के की वैल्यू 1 के इक्वल है, उसके बाद ए के। अब आप लोग जब इसको ओपन करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, के की जगह आप लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे वैल्यू, और आपको एडिशन करते जाना है अप टू ए की वैल्यू जब तक आप लोग एन पुट ना कर दें। सिंपल सी बात है, सिग्मा का मतलब यही होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू 1 से रखना शुरू करेंगे और हम लोग प्लस करते जाएंगे अप टू कब तक, जब तक के की जगह हम लोग एन पुट ना कर दें। बस यही सिंपल सी बात होती है सिग्मा के बारे में। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, आपको ए एन की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 2n+5। अब आपसे कोई कहता है आप लोगों को लिखने हैं 3 स्टार्टिंग के टर्म्स, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सिंपल क्या करना है, n की जगह आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, अगर हमको a1 निकालना है तो हम लोग n की जगह क्या करेंगे, 1 ही पुट कर देंगे। ठीक है, हम लोग ये काम कर देते हैं अगर हमको क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ आई होगी। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे गिवन क्या था, ए एन आपको गिवन था, आपको 3 टर्म निकालने थे, तो आप लोग n की जगह 1 पुट करिए पहले, फिर उसके बाद आप लोग n की जगह 2 पुट करेंगे, फिर n की जगह 3 पुट करेंगे, तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकल के आ जाएंगे, 3 वैल्यू निकल के आ जाएंगी आपकी a1 a2 और a3 की। सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए यही आसान से कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए हमने सीक्वेंस और सीरीज़ का डिफरेंस समझ लिया, थोड़ा हमने एक आध एग्जाम्पल देख लिया। अब उसके बाद बात आती है प्रोग्रेशन क्या होता है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स हैं वो एक कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन मतलब क्या, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या फॉलो करते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए प्रोग्रेशन जो है वो मेनली 3 टाइप के पढ़ने हैं हमको। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो आप लोग अभी पढ़ेंगे। और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है और वैसे भी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए थोड़ा सा आप लोगों को वैसे तो इसके बारे में पता ही होगा, तब भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से पूरा बेसिक लेके चलेंगे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे गिवन दे दिया कि हम लोग मान लेते हैं a1 a2 a3 अप टू an, ये आपको कोई सीक्वेंस गिवन है जिसमें क्या कंडीशन लगी हुई है। मैंने कहा था कि आपको कंडीशन भी गिवन हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो a2 माइनस a1 है और a3 माइनस a2 है अप टू an माइनस an माइनस 1, इसकी वैल्यू एक सिंपल से कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू हमने d ले ली। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको एक जैसा सीक्वेंस कोई गिवन हो, मान लीजिए उसमें आपको क्या दे रखा होगा कि a2 माइनस a1 की वैल्यू बराबर हो, a2 जैसे मैंने ले लिया 2 माइनस a1 मैंने ले लिया 1, उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए d के। d की अब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1। और अगर आप लोग a3 माइनस a2 करते हैं, अब जैसे a3 जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 3, a3 में से अगर आप लोग a2 की जगह मैं क्या रखूँगी, 2 ही तो रखूँगी, -2 इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1। तो आपकी ये जो वैल्यू है ये जब इक्वल आएंगी तो ये क्या फॉर्म कर देगा, एक ये फॉर्म करेगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या फॉर्म करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल हमने बोला कि 1 2 3 अप टू जैसे 100 तक आपको गिवन है, ठीक है, बीच में यहाँ सारे नेचुरल नंबर ही हैं, ठीक है। अब आपसे मैं कहती हूँ कि चेक करिए ये AP है या नहीं, तो आपको क्या करना है, a2 में से a1 माइनस करिए, तो a2 क्या है 2 माइनस का a1 कर दीजिए, इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया 1। इसका आप लोग d बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आपने ये वैसे 10th में पढ़ा होगा। अब क्या करेंगे आप लोग a3 में से a2 माइनस करेंगे, a3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 2, इसका भी आंसर कितना निकल के आया 1। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आपका जो ये वैल्यू निकल के आएगी d मतलब कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, सम केस में बराबर निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, बिल्कुल बराबर, तो वो आपका AP फॉर्म करेगा। बस ये एक कंडीशन आपको चेक करनी होती है कि AP है कोई आपका जो सिक्वेंस है वो उसके लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे A जो है वो हमने क्या माना है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है A। अब देखिए हम लोग ना जब भी ये प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे कि हमें कोई n
की वैल्यू अगर हमको 1000 दे दी तो भी हम लोग ये कैलकुलेट कर सकें कि AP की वैल्यू कितनी है, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है या फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। तो जनरल टर्म हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो AP का जनरल टर्म क्या होता है, AN यहाँ पे क्या बताता है, AN बताता है लास्ट टर्म को, AN बता रहा है लास्ट टर्म को। AN की वैल्यू किसके बराबर होती है, फर्स्ट टर्म, A यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म प्लस n-1, N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस का 1 करेंगे इनटू में n-1 के इनटू में क्या लगाएंगे आप लोग, D मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो ये जनरल टर्म बन जाता है किसका, AP का। आप लोगों को ये सिंपल फॉर्मूला वैसे 10th में भी याद होगा ही, तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। अब उसके बाद बात आती है सम ऑफ n टर्म्स की। जब आप लोग n टर्म्स का सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। वैसे तो ये होता है उसका फॉर्मूला SN, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर या n जो भी आपके सिक्वेंस दे दिया वो इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2, n अपॉन में 2 इंटू में आप लोग क्या करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ पे n अपॉन 2 इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन होगा। यही क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो इसका भी आपको वैसे फॉर्मूला याद होगा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा A1 प्लस AN। A1 क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, AN यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ये सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, जनरल टर्म आपको याद रहना है और बाकी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको ये वैसे याद होगा 10th में ही। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ सिलेक्शन करना होता है नंबर ऑफ टर्म का, आपको जैसे क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन गिवन होते हैं कि आप लोग फर्स्ट 3 टर्म का सम निकाल दीजिए, आप लोग इसका सम निकाल दीजिए, तो आपको वो चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन में। तो अगर आपको रेस्ट्रिक्शन क्या गिवन हो कि सिलेक्शन करना है ओनली 3 टर्म्स का, तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 3 लेने हैं, लेकिन टर्म्स कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, आपको सेलेक्ट करना होगा A-D, A और A+D। ऐसे हमने ये सेलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि देखिए A-D और A+D। अब देखिए सीरीज़ है तो यहाँ पे हम लोग ने प्लस लगा दिया। अब आप लोग इसमें चेक करेंगे तो आपको क्या चीज़ दिखेगी, देखिए अब आप लोग जब ये चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे D और D कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा और ये पूरा क्या हो गया 3a। तो आपको सिंपल a के टर्म्स में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करने होते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, ये लगाने होते हैं टर्म्स। अगर आपको 4 लगाने तो क्या करेंगे A-3D और A-D और A+D और क्या हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा A-D, यहाँ A+D हो जाएगा और एक और हो जाएगा A+3D, जिससे क्या होगा 3D वाला ये दोनों कैंसिल हो गए, D और D कैंसिल हो गया, आंसर क्या निकल के आया 4a। तो आप लोग इसको भी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं या सिंपल सी बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अगर आपको 5 कैलकुलेट करने हैं तो आपको ये करना है, मतलब सिंपल ये काम करना है कि कैसे भी करके जो D है वो कैंसिल हो जाए, A के टर्म्स में वैल्यू बचे, ऐसे कुछ आपको करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP। AP की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 AP को, मतलब 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी AP ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक AP1 आपको गिवन है और दूसरा AP2 आपको गिवन है। अगर मैंने इसको प्लस कर दिया इसके जो टर्म्स है उसको, और मैंने यहाँ माइनस कर दिया, तो जो रिजल्टिंग AP की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, एक AP ही निकल के आएगी, जिसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे इसका कॉमन डिफरेंस D1 इसका D2, ठीक है, इसका D1 इसका D2, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, रिजल्टिंग AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाएगा D2 प्लस D1 हो जाएगा अगर एडिशन करा है, और या फिर अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा D2 माइनस D1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए पहली प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। अब देखिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। अगर आपको यहाँ पे हमने एडिशन वाला तो समझा दिया, अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है, इफ़ आपको क्या कंडीशन गिवन हो, आपको कंडीशन ये गिवन हो कि ABC क्या है, 3 टर्म्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 3 AP हैं। ठीक है, 3 AP हैं, ABC 3 AP हैं। ठीक है, अब और आपको अगर उसमें B की वैल्यू निकालनी हो,
ठीक है। और अगर आपको उसमें ए की वैल्यू निकालनी हो या आपको सी की वैल्यू निकालनी हो तो उसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बुला देते हैं। वैसे अरिथमेटिक मीन, अब देखिए मीन का मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म कर दें। ये आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में। अब देखिए अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, अगेन यही काम करना है आपको, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ये एक फॉर्मूला जनरेट होके आ जाता है कि बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग इसको बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे मूव करते हैं। अगर आपको जैसे एस एन गिवन है, एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, वो किसके इक्वल होता है, सम कर देते हैं अगर आप लोग सारे ए पी सारे टर्म्स का, सारे टर्म्स जैसे 1 2 3 ये सब हैं आपके टर्म्स, इसका अगर आप लोग सम करेंगे अप टू 100 तक, वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एस एन के ही इक्वल होगी। सिंपल सी बात है। चाहे आप लोग ये कर सकते हैं, अगर आपके लिए आसान है तो आप लोग ये सिंपल टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपका सम ऑफ एन टर्म्स ही निकल के आएगा। बहुत इजी सी बात है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है जो एक प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है वैसे जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आती है मेन। अब देखिए एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप लोगों को एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने होंगे कोई ए और बी के बीच में, ए भी यहाँ पे क्या है, ए भी है, ए आपका जो है वो क्या है फर्स्ट टर्म, और जो बी है वो क्या है लास्ट टर्म। तो इसके लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए आपको डी कुछ ऐसा डी नाम का एक हमने ले लिया, यहाँ पे आपको डी अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, तो आप लोग को इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना होगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। अब देखिए अब लोग हम नेक्स्ट आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद बात आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या है, A1 A2 अप टू AN तक आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, एक सीरीज़ गिवन है। तो आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या करना है, AB के लिए हमने क्या कंडीशन लगाई थी, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू, यही हमने कुछ लगाई थी, D के बराबर हो जाएगी वैल्यू, ये हमने कंडीशन लगा दी थी सिंपल सी। और ऐसे ही आपको कंडीशन किसके अंदर लगानी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। लेकिन इसमें हमने क्या किया था, प्लस माइनस कुछ किया AP के अंदर, लेकिन हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर डिवीज़न करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी A2 डिवाइड बाय A1 की वैल्यू इक्वल हो जाती है A3 अपॉन A2 की, इसके इक्वल हो जाती है, इक्वल टू अप टू n तक मान लेते हैं, तो an अपॉन an माइनस 1 के इक्वल हो जाती है। तो ये अगर r के इक्वल निकलती है, r हमने बोल दिया कॉमन रेशियो, तो ये आपका क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे AP में कंडीशन क्या थी, A2 माइनस A1, तो GP में कंडीशन क्या है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कंडीशन क्या है, A2 अपॉन में A1, ये R के इक्वल होगा, ये D के इक्वल होगा। थोड़ी सिमिलर सी चीज़ है, बस यहाँ पे माइनस प्लस या डिवीज़न का ही फ़र्क है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वहाँ पे D मतलब था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे R मतलब है कॉमन रेशियो। अब देखिए इसका भी हमने जनरल टर्म डिफाइन किया है। अब इसका जनरल टर्म क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू AR n माइनस 1। A यहाँ पे क्या बता रहा है, फर्स्ट टर्म को, AN यहाँ पे क्या बता रहा है, लास्ट टर्म को, R ये क्या है कॉमन रेशियो, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल सी बात है, बिल्कुल AP की तरह। अब देखिए आगे देखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकालने होते हैं, तो इसकी दो कंडीशन है। सम ऑफ टर्म्स आप लोग करेंगे तो इसमें दो केसेस बनेंगे, या तो आप लोग n तक सम कर देते हैं या फिर आप लोग इन्फिनाइट टर्म्स का सम करते हैं। तो इसकी दो कंडीशंस हैं, या बोल सकते हैं दो केसेस हैं जिनके अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब देखिए n टर्म्स की बात करते हैं पहले, या इन्फिनाइट की बात कर लेते हैं पहले। इन्फिनाइट के लिए क्या है, अगर आपको इन्फिनिटी तक जाके सम निकालना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है, A मीन्स फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस R क्या है यहाँ पे कॉमन रेशियो। अब लेकिन इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो ये मॉड ऑफ R है, R की वैल्यू किस में होनी चाहिए, प्लस में। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या ये बोल सकते हैं -1 और 1 के बीच में R की वैल्यू लाई करेगी। सिंपल सी बात है, अगर S इन्फिनिटी तक की बात करनी है। अब देखिए अगले फॉर्मूले पे आते हैं जो n टर्म्स के लिए है। ये फॉर्मूले सभी आपको याद करने हैं, सबसे पहली बात तो ये है। तो वीडियो जैसे ही खत्म है, आप लोग सबसे पहले नोट्स का जो PDF है ये लेने के बाद आप लोग फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। अब देखिए SN, इसमें भी क्या रेस्ट्रिक्शन है, अगर R की वैल्यू 1 से बढ़ी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, SN इज इक्वल्स टू A इंटू R की पावर n, R की पावर n, n मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। और अगर आपकी R की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, SN इज इक्वल्स टू A
1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। और अगर एस एन की वैल्यू एन ए है तो ये कब होगा, जब आर की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, देखिए आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, जैसे कि आपने एपी में किया था वैसे ही आपको यहाँ जीपी में भी करना है। तो देखिए एपी में आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे a माइनस डी, ए प्लस डी, कुछ इस तरीके से किया था। अब जीपी के लिए आपको क्या करना है, जीपी के लिए आपको a अपॉन में आर, यहाँ पे a और यहाँ पे ए आर, आपको कुछ इस तरीके से करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे अगर आपको 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो a अपॉन में आर क्यूब कर लिया, तो जिससे आर क्यूब कैंसिल और यहाँ से आर और आर कैंसिल। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी ये सब बातें ध्यान में रखनी है, बहुत ही आसान सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग एक और बात पे आते हैं, दैट इज़ व्हाट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। अब जीपी की प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने एपी में देखा था वैसे कुछ जीपी की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं दो जीपी को, तो जो रिजल्टिंग जीपी होता है वो भी एक रिजल्टिंग, जो हम बोल सकते हैं सीक्वेंस होता है, वो भी क्या होता है, जीपी ही होता है। और एक और बात, जो कॉमन रेशियो होता है वो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है जितना आपका जो दो जीपी हैं वो हुए होंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, जैसे मान लीजिए जीपी, पहला जीपी है ये और दूसरा जीपी 2a आपको ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉमन रेशियो कुछ R1 है, इसका कॉमन रेशियो R2 है। जब आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लीजिए इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसके जो रेशियो होंगे, कॉमन रेशियो, वो भी डिवाइड हो जाएंगे। तो जो रिजल्टिंग वैल्यू या रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी एक जीपी ही आएगा। हम लोग इसको GP3 मान लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस R1 डिवाइडेड बाय R2, ये होगी उसकी वैल्यू, जो रिजल्टिंग क्या होगा, जीपी का कॉमन रेशियो। सिंपल सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आ जाती है, इसलिए मैंने ये सब प्रॉपर्टी में लिख दी है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वी टेक, अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं, लोगैरिथमिक बोल सकते हैं, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा फंक्शंस वाली जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर। अगर हम लोग लॉग लेते हैं 2 जीपी का, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो किस में होता है, एपी में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीपी का जब आप लोग लॉग लेंगे तो वो एपी निकल के आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इफ़ ए बी सी, ये क्या है, 3 जीपी हैं, ए बी सी क्या है, 3 जीपी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ज्योमेट्रिक मीन जो निकालना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b² माइनस b² इज इक्वल्स टू AC। देखिए जैसे हमने AP में देखा था, ए बी सी आपको 3 देते, तो B की जो वैल्यू थी वो क्या थी, A + C डिवाइड बाई 2, मतलब हमने मीन निकाल लिया। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, B की वैल्यू √AC हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत जगह काम आती है, NCERT में भी, जेई में भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आता है जब आप लोग इंसर्ट करते हैं n GMs को, मतलब n ज्योमेट्रिक मीन्स को A और B के बीच में। A B अगेन क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था AM के अंदर। अब इसमें आप लोग इंसर्ट करेंगे तो आपका सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे R की वैल्यू, R मतलब क्या है, कॉमन रेशियो, और इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, B/A, और यहाँ पे हो जाएगा 1/n+1। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ मैंने शायद पीछे यहाँ पे मैंने ये बता दिया था कि यहाँ पे जो D है, D यहाँ पे क्या है, ये n इंसर्ट नहीं किए गए हैं। n यहाँ पे ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स हमने इंसर्ट किए AM के, अरिथमेटिक मीन के। यहाँ D क्या है, D है यहाँ पे कॉमन रेशियो। आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, कॉमन रेशियो नहीं, D क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी बात है लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या D मतलब कॉमन रेशियो जो है वो किसके बराबर है, B-A/n+1 के। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और ऐसे ही यहाँ पे ये R क्या है, यहाँ R है ये कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू B डिवाइड बाई A, और यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, 1/n+1। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे मूव करते हैं तो यहाँ अब देखिए हम लोग बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हमने एपी और जीपी तो समझ लिया, अब बारी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, अब उसके बाद समझेंगे कि आखिर ये एचपी होता क्या है। या ऐसा करते हैं, देखिए एचपी को आप समझ सकते हैं, 1/AP अगर आपको लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एचपी होता है। सिंपल सी बात है।
ठीक है, 1 में AP, यहाँ 1 में AP, कुछ आपको अगर कुछ ऐसे तरीके का लिखा हुआ दिख जाए तो वो क्या है, HP है। अब देखिए ABC ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। B क्या है, इसका हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड C। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, B = 2AC/A+C। ये आपको सिंपल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद करना है। और आपको जैसे कि यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे देखिए जैसे B है तो B क्या है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। सिंपल सी बातें है ना, A एंड C के बीच का क्या है, अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे जैसे हम देखें तो GP के लिए बात करते हैं, तो GP के लिए देखिए, GP के लिए यहाँ पे ये R जो है, ठीक है, ये इंसर्शन की बात है ना, तो यहाँ पे हाँ B² = AC। तो यहाँ पे B क्या है, B यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन A एंड C। सिंपल है, पता है आपको ये चीज़, इतने तो बेसिक आपका स्ट्रांग होगा ही। अब देखिए यहाँ पे जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में A + n - d। अब देखिए A + n - 1 × d, ये तो आपको कुछ AN की वैल्यू जैसा लग रहा होगा। देखिए यहाँ जो आपका जनरल टर्म है, यहाँ पे आपका जो जनरल टर्म है AP के अंदर जनरल टर्म क्या है आपका, AP के अंदर है AN = क्या है, AN + n - 1 × d। और अगर आप लोग यहाँ HP में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, A + n - 1 × d। तो ये सेम वैल्यू है, AN के इक्वल होगा। ये तो 1 में AN को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 में AN को ही हम लोग बोल देते हैं HP, मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है आखिर, HP GP, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जनरल टर्म की बात करते हैं। पहले रिलेशन छोड़िए आप लोग, हम लोग बात करते हैं पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। जनरल टर्म क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो जनरल टर्म AN = होता है AB/B + n - 1 × A - B। ये क्या है, जनरल टर्म किसका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। B क्या है, सेकंड टर्म है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात ये है, B सेकंड टर्म है, A फर्स्ट टर्म है। ठीक है, AB देन लास्ट हमारा क्या है, AN। तो लास्ट टर्म = क्या है, AB/B + n - 1 × में अगेन क्या है यहाँ पे, A - B। अब देखिए रिलेशन हमको किसके बारे में बात करनी है, AM GM एंड HM। HM क्या है, हार्मोनिक मीन, GM क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, AM क्या है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन। मीन के बीच का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, या बोल सकते हैं मीन के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जो AM होता है मतलब अरिथमेटिक मीन, वो सबसे बड़ा होता है। GM जो होता है वो उससे छोटा होता है, और HM जो होता है वो सबसे छोटा होता है, मतलब उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो। अब देखिए रिलेशन ये है कि आप लोग अगर अरिथमेटिक मीन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हार्मोनिक मीन के साथ, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। आसान है रिलेशन, कोई टफ नहीं है, बस आपको ये दिमाग में अपने फीड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने इस क्या सारी चीज़ें समझ ली एक तरीके से। अब लेकिन लास्ट एक बात और आती है, लास्ट बात आती है, बस 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, दैट इज़ व्हाट, लास्ट में सेकंड बात आती है, बोल सकते हैं हम लोग, सम ऑफ n टर्म्स स्पेशल सीरीज़। कुछ स्पेशल सीरीज़ भी आपको गिवन है, आपकी NCERT में भी और जेई में भी इसका काम होता है। तो स्पेशल सीरीज़ में क्या होता है, अगर आपको सम निकालना होता है, सम की बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल सीरीज़ में हम लोग n टर्म्स तक, Sn की अगर आपको वैल्यू कैसे दे रखी हो 1 + 2 + 3 अप टू n तक। ठीक है, तो आप लोग इसको सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, आपको इतना आता होगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है n × n + 1/2। ये आपको वैसे फॉर्मूला पता भी होगा पहले, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अब नेक्स्ट आता है, बस ये आपको 3 यही मेनली याद करने हैं। वैसे स्पेशल सीरीज़ में जो आपके NCERT में इंपॉर्टेंट है वो तो इतने ही है, और जेई मेन्स में भी वैसे यही काम के होते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप लोग यहाँ स्क्वायर करके सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 × 2n + 1/6। ये भी आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है। थर्ड आता है इसमें Sn की वैल्यू, अगर आपको क्यूब का सम करना हो तो उसके जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, जो आप लोगों ने Sn में जब आपने 1 2 3 का प्लस किया था उसका बस आपको स्क्वायर करना है। देखिए ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें स्क्वायर कर देना है। सिंपल सी
काम करना है आपको ईजी सा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए आपको ये तीनों फॉर्मूले जो हैं सम ऑफ n टर्म्स के कुछ स्पेशल सीरीज जो आपको गिवन है, जिसमें आपको यहाँ सिंपल लिखा हुआ था 1 2 3 का एडिशन, यहाँ क्या था स्क्वायर कर दिया, यहाँ क्या कर दिया क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट बात आती है, लास्ट बात है, जो कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। अब देखिए ये दिखता कैसा है, आखिर होता क्या है ये AGP। तो देखिए क्या दिखता है, ये यहाँ आपका A लिखा हुआ है। ठीक है, A लिखा है यहाँ पे, A इंटू A प्लस D इंटू R। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ दिख रही है। देखिए वैसे आपको ये पता होगा A1 की वैल्यू A के इक्वल होती है, A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D के इक्वल होती है। ये आपको वैसे पता होगा, 10th में तो आपने ये चीज़ पढ़ी ली होगी वैसे। देखिए अब पहले ये समझते हैं, A प्लस डी इंटू आर। अब देखिए D मतलब क्या, ये A2 है, A प्लस डी को हम लोग A2 बोल देते हैं, या बोल सकते हैं D यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, R क्या बता रहा है, कॉमन रेशियो। ठीक है, रेशियो बता रहा है, ये कॉमन डिफरेंस बता रहा है। ये वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, अब तक इतना सब कुछ आपने सब कुछ पढ़ लिया एक तरीके से। तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे AGP को, तो इसके लिए आपको मेथड समझना है, मेनली फॉर्मूला पे नहीं जाना है। अब उससे पहले हम लोग पहले बात करते हैं जनरल टर्म। चाहें तो आप लोग प्लीज़ ये जनरल टर्म याद कर लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा है। देखिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका जनरल टर्म है, AN का। बस मेन हमने यहाँ एक्स्ट्रा क्या कर दिया, R की पावर n माइनस 1 का हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये पूरा क्या बन जाता है, जनरल टर्म किसका, AGP का। अब देखिए हम लोग मेन बात करते हैं हाउ टू सॉल्व, या हम बोल सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप लोग क्वेश्चन करने के बाद देखेंगे। क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं कराए हैं बिल्कुल भी। अब देखिए इसके बाद हम लोग पहले बात कर लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP। सम के लिए आपको मैं पहले दोबारा बोल देती हूँ, आपको सिर्फ मेथड पे ध्यान देना है, आपको इसके फॉर्मूले पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ मेथड पे ध्यान दीजिएगा जब आपको सम कैलकुलेट करना हो, क्योंकि इसका सम का फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही टफ है। तो आप लोग प्लीज़ इसके क्या करें, मेथड पे जाएं। तो इसका जो सम का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, बहुत डरावना सा है, और ये याद करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को भी ये वैसे याद ही नहीं है। अब देखिए इसके पहले मेथड पे जाते हैं। देखिए आपको पहले कोई सम दे दिया, दैट इज़ वॉट A प्लस डी इंटू आर। हमने पहला एक ले लिया, यहाँ पे क्या एक हमने सम ले लिया AGP का ऊपर वाला। ठीक है, नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे R से मल्टीप्लिकेशन कर लिया जो S था उसके अंदर, तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा वो हमको। तो हमने क्या किया, इसको बस हल्का इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, A के नीचे हम कुछ भी नहीं लेके आए, हमने क्या किया, बस A प्लस डी इंटू आर था, इसके नीचे AR लिया है। देखिए S की वैल्यू आपको ये गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे R का एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने दोनों को माइनस करा है। ठीक है, तो हम जब R का मल्टीप्लाई करेंगे S के अंदर तो क्या हो जाएगा, A इंटू आर। तो हमने इसको कहाँ लिखा है, A प्लस डी अपॉन में इंटू आर में, इसके नीचे हमने बस लिख दिया है, और तब हमने इसका क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है। तो हमको क्या मिलेगा, ये जो सब टर्म्स होंगे ये सब क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद निकलेंगे, जिसमें ए जो ये सब है ना, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ DR देन DR स्क्वायर देन DR क्यूब। तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आपको दिखेगी, जिसमें मेन आपका जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, एक तो ये R इंटू S का लास्ट टर्म जो कि क्या है A प्लस डी n माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, R की पावर n के साथ। और आपको मेन एक लास्ट चीज़ और बची हुई दिखेगी, DR स्क्वायर को छोड़ के, जो कि क्या होगी A। ठीक है, ये दो चीज़ें बची हुई मिलेंगी। तो बस सिंपल हमने क्या किया, इसको पहले इधर की तरफ शिफ्ट किया है, बस RS जो था इसको बस हमने क्या किया, इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये बस हमने इधर की तरफ शिफ्ट किया, तो हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू निकल के आ गई शिफ्ट करने के बाद। तो उसके बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आई S इंटू 1 माइनस R, यहाँ आप लोग इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यही बचेगा, और इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो कुछ इस तरीके की आई, ये पूरी वैल्यू यहाँ तक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, वो क्या है, देखिए यहाँ पे मेनली आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज़ वॉट n माइनस 1 टर्म्स R इन GP। अब देखिए D इंटू आर देन DR स्क्वायर, तो ये GP जैसा लग रहा है, और ये रियल में GP ही है। बस क्या किया है, n में से 1 जब आप लोग माइनस करते हैं तो आपका GP बन के आ जाता है कुछ इस तरीके का, DR इंटू DR प्लस DR स्क्वायर प्लस DR क्यूब अप टू D और R की पावर n माइनस 1। तो ये क्या है, GP फॉर्म कर रहा है। अब GP को जब आप लोग यहाँ खोल के रख देंगे, हमने क्या किया, GP को ओपन कर दिया फॉर्मूला लगाने के बाद, तो आपको ये वैल्यू निकल के आ गई।
ठीक है। तो चाहे आप लोग, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, आप लोग इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए जब आपको सम कैलकुलेट करना होगा, किसका, AGP का। तो आप तो या तो ये याद कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसका प्लीज़ प्रोसीजर ही याद रखिएगा। मेरे को भी वैसे इसका प्रोसीजर ही याद है, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ VFX। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। अब देखिए, इसके अंदर ये जो पूरा हमने सब कुछ पढ़ लिया, इसके अंदर हम लोगों ने सारी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की सब बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर ली, NCERT भी, और थोड़ी बहुत हमने JEE मेंस लेवल भी टच करी ही है इसके अंदर। अब देखिए, आपको मेन क्या करना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं दिखे होंगे, बस एक मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं, क्योंकि आपको ये नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। आज की वीडियो में इतना है, थैंक यू वेरी मच।